वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 301 के लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और मिड टर्म एग्जाम्स के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन जो है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से, यानी कि जो लातीनी ज़बान का वर्ड है कम्युनिको, जिसका मतलब होता है टू शेयर करना। सो इसी वजह से कम्युनिकेशन का मतलब हो गया ऐसा प्रोसेस जिसमें शेयरिंग की जा रही है। सो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बोला जाए, बल्कि शेयरिंग करना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, जिसके अंदर फैक्ट्स, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, नीड्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। उसके बाद ये कि वाइज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। कम्युनिकेशन जो है वो लर्न स्किल है, ये भी एक तरह का स्किल है। जिस तरह बाकी स्किल्स होते हैं टेक्निकल स्किल्स, तो ये भी स्किल है, इसको भी बाकायदा ज़ाहिर बात है सीखा जाता है। ज़्यादातर लोग जो है वो एबिलिटी उनके अंदर होती है कि वो बोल सकें। तो ज़ाहिर बात है बोलना तो हर किसी, मतलब जो भी लोग बोल सकते हैं तो बोलना उनके लिए पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ बोलना जो है कम्युनिकेशन नहीं है। इम्पॉर्टेंस जो है कम्युनिकेशन की हमेशा जो है वो रियलाइज़ की जा चुकी है तमाम वक्तों में, क्योंकि ये बहुत अहम मीन्स है जिसके ज़रिए लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं सोसाइटी के अंदर, जब लोग अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और जो कम्युनिकेशन प्रोसेस या साइकिल की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक सेंडर होता है जो कि ट्रांसमिट करता है आइडिया, रिसीवर को आइडिया भेजता है वो। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होती है जब रिसीवर उसको उसी तरह समझे जिस तरह सेंडर ने भेजा है, यानी कि जो सेंडर ने जिस मतलब के साथ भेजा है रिसीवर भी उसको उसी मतलब में समझे, उसका कोई और मतलब ना निकाले। तो फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो अच्छा होता है। सो वाई इज़ इन्वॉल्व इन दिस, वाट इज़ इन्वॉल्व, यानी कि क्या क्या शामिल है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। सो आइडिया होता है, इन्फॉर्मेशन जो कि सेंडर के माइंड में होती है वो उसका आइडिया है। इसके अलावा इनकोडिंग, जो सोर्स इनिशिएट करती है मैसेज को इनकोड करते हुए आइडिया, जहाँ वर्ड सिंबल और सेंड किया जाता है उसको रिसीवर तक, इनकोड करके उसको भेजा जाता है। और फिर चैनल होता है जिसके ज़रिए क्या कहते हैं भेजा जाता है आइडिया को, जिसके ज़रिए भेजा जाता है। सेंडर यूज़ करता है ट्रांसमिट करने के लिए मैसेज जो रिसीवर को। और इसके अलावा डिकोड किया जाता है। अब यहाँ पर डिकोड में फिर जब रिसीवर रिसीव करेगा तो वो अंडरस्टैंड करता है मैसेज को, ये जो डिकोड के तौर पे जाना जाता है। सो डिकोड करेगा, वो समझेगा उस मैसेज को। और फीडबैक है। अब टू वे कम्युनिकेशन जो होती है उसमें फीडबैक होता है, यानी कि जो कुछ भेजा रिसीवर ने उसका फीडबैक उसको मिलेगा। सॉरी, जो सेंडर ने भेजा उसको रिसीवर की तरफ से उसका रिस्पॉन्स भी मिलेगा। सो 5 मेन कैटेगरीज है फीडबैक की। पहला तो ये कि इवैल्यूएशन, इनके जजमेंट करना वर्थ के बारे में, गुडनेस के बारे में, अप्रोप्रिएटनेस के बारे में सेंडर का जो स्टेटमेंट है। इंटरप्रिटेशन होती है पैराफ्रेज करना, अटेम्प्ट करना कि एक्सप्लेन किया जाए कि सेंडर के स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इसके अलावा सपोर्ट, या इसमें क्या होता है कि असेस करना या सपोर्ट करना सेंडर को। और प्रॉबिंग का मतलब क्या होता है कि हासिल करना एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कंटिन्यू करना डिस्कशन या फिर क्लैरिफाई करना पॉइंट। अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो इसमें होता है कि डिस्कवर करना कम्प्लीटली कि क्या मतलब है सेंडर का उसके स्टेटमेंट से। अब लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेवल्स हैं कम्युनिकेशन के अंदर, डिफरेंट लेवल्स देखने में आते हैं। और जो 5 तरह के लेवल्स हैं, पहला इंट्रापर्सनल, फिर इंटरपर्सनल, फिर मीडिएटेड, पर्सन टू ग्रुप और मास कम्युनिकेशन इसके अंदर आ जाते हैं। इंट्रापर्सनल की हम बात करें, इसका मतलब होता है विद इन पर्सन, एक पर्सन के अपने अंदर की जो चीज़ होगी उसको इंट्रापर्सनल कहेंगे। सेल्फ की बात करें, रोल जो कि सेल्फ प्ले करता है कम्युनिकेशन में वाइटल और कॉम्प्लेक्स भी है। और आइडेंटिफाई करने के लिए कॉम्प्लेक्स लेवल जो है सेल्फ का आपको ज़रूरत होता है अंडरस्टैंड करना कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बन जाती है इंटीमेट पार्ट जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो इमेज है आपकी कि आप क्या हैं, और जो दूसरा तरीका उसको रखा जाए। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो टोटल पिक्चर है कि आप कौन है, आप खुद कौन है। सो और किस तरीके से आप अपने खुद को देखते हैं पूरी तरह से। और ये आपका जो है वो साइकोलॉजिकल सेल्फ है, आपका फिजिकल सेल्फ है, और स्पिरिचुअल सेल्फ भी, आपका सोशल सेल्फ भी, और आपका इंटेलेक्चुअल सेल्फ भी है। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट ये कि कैसे कैसे आप परसीव करते हैं जो डिफरेंट पार्ट हैं आपके खुद के, जो कि कंबाइन करते हुए एक टोटल पिक्चर जो है वो बनाते हैं। सेल्फ इमेज जो है वो लिटरली तौर पे कहा जाए तो एक पिक्चर होती है या इमेज होती है आप जो है उसकी। और सेल्फ इमेज डिस्क्राइब करता है आपको, और ये लेता है पीस ऑफ पेपर और लिस्ट देता है बहुत से रोल्स की जो आप प्ले करते हैं लाइफ के अंदर। एंड और आप जो है वो आते हैं एटलीस्ट 6-8
या इवन के 10 डिफरेंट रोल्स के साथ जो आप अज्यूम करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। और सेल्फ स्टीम जो है वो प्रोसेस है सेल्फ इवैल्यूएशन का, और वो ये कि आप कैसे फील करते हैं अपने बारे में उन रोल्स के अंदर। जो इंट्रापर्सनल प्रोसेस से डिपेंड करता है कम्युनिकेटर्स के ऊपर। इसके अंदर जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्रिएटिविटी है, सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, और रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिस्टम रहा तो वे है, वो तरीका है जिससे आप व्यू करते हैं वर्ल्ड को, देखते हैं दुनिया को। क्रिएटिविटी की बात की जाए सो ये इंपॉर्टेंट स्किल्स में से है जो कि शेप कर सकता है। सो बेसिकली क्रिएटिव थिंकिंग में शामिल है विजुअलाइज करना किसी चीज़ों को एक इनोवेटिव, न्यू या यूनिक तरीके से। सेल्फ टॉक की बात की जाए सो कभी कभी कहलाया जाता है सेल्फ टॉक और इमेजिन कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल खुद से भी इस तरह से बात करते हैं कि जैसे वो कोई दूसरा पर्सन हो। रिस्क टेकिंग बिहेवियर होते हैं, आपकी जो विलिंगनेस है रिस्क लेने की वो लार्जली डिपेंड करती है आपके इंटरप्रिटेशन के ऊपर, जो भी आपका पिछला एक्सपीरियंस गुजरा है माजी में, जो इस तरह के हालात गुजरे। और अगर आपने पाया है कि रिस्क टेकिंग जो है वो फन है, एडवेंचर है या थ्रिलिंग है, तो आप जो है ज़्यादा रिस्की मूव लेंगे, आप ज़्यादा रिस्क की तरफ जाएंगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें, ये तब होती है जब दो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, फेस टू फेस, यानी कि आमने सामने बात करते हैं। और कॉन्टेक्चुअल व्यू की बात करें तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है डिफर होती है दूसरी कम्युनिकेशन से। इसके अंदर क्या होता है कि पार्टिसिपेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कॉन्टेक्चुअल होती है, यानी कि ये आइसोलेशन में नहीं होती है, अलहदा नहीं होती। इसमें साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट होता है, सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट, एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी इसके अंदर होता है। डेवलपमेंट व्यू की बात करें कुछ रिसर्चेस जो है वो उन्होंने ये प्रपोज किया एक अल्टरनेटिव वे डिफाइन करने का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और ये कहलाया जाता है डेवलपमेंट व्यू। और इस व्यू से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डिफाइन किया जाता है एक ऐसी कम्युनिकेशन जो होती है लोगों के दरमियान जो कि जानते हैं एक दूसरे को, कुछ वक्त से जानते हैं। और फंक्शंस जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के, ये जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज ऑफ द फंक्शन की ऐसे जो अचीव करती है। और जब कभी भी हम इंगेज होते हैं कम्युनिकेशन में दूसरे पर्सन के साथ, हम क्या कहते हैं, तलाश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिले उनके बारे में, और हम जो है वो इन्फॉर्मेशन भी हम जो है वो देते हैं वैरायटी ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ के ज़रिए, यानी कि वर्ड्स के ज़रिए भी और वर्ड्स का यूज़ ना किए हुए भी। गेनिंग इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं एक रीज़न जो कि हम इंगेज होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, वो ये कि हम हासिल करते हैं नॉलेज जो है दूसरे इंडिविजुअल्स के बारे में। सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी ये कहती है कि हम जो है वो क्या करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं कि हमें मिले इन्फॉर्मेशन दूसरों के बारे में, सो हम इंटरेक्ट कर सकें उनके साथ ज़्यादा इफेक्टिवली तौर पर भी। और उसके बाद ये कि बिल्डिंग अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो हम इंगेज भी होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कि हेल्प कर सके हमें बेटर अंडरस्टैंड करने में कि कोई शख्स क्या कहता है गिवन कॉन्टेक्स्ट में। और वर्ड्स जो हम कह सकते हैं वो डिफरेंट जो है क्या कहते हैं उसकी मीनिंग डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है कि कैसे उनको कहा जाता है और किस कॉन्टेक्स्ट में उनको कहा जाता है। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी, जो दूसरा रीज़न है कि हम इंगेज होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, वो होता है एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी। और रोल जो हम प्ले करते हैं हमारे रिलेशनशिप में हेल्प करते हैं हमें एस्टेब्लिश करने में आइडेंटिटी। इंटरपर्सनल नीड्स की हम बात करें तो 3 आइडेंटिफाइड नीड्स है। पहला है इंक्लूजन का होना, ये ज़रूरत होती है कि इस्टेब्लिश किया जाए आइडेंटिटी को दूसरों के साथ। उसके अलावा कंट्रोल होता है कि एक्सरसाइज करना, लीडरशिप और प्रूव करना खुद की एबिलिटीज़ को। और उसके बाद ये कि ग्रुप जो प्रोवाइड करता है आउटलेट इस नीड के लिए। और कुछ इंडिविजुअल जो है वो नहीं चाहते लीडर होना, उनके लिए ग्रुप जो है प्रोवाइड करता है नेसेसरी कंट्रोल जो है उनकी लाइफ के जो एस्पेक्ट हैं उसके ऊपर। और अफेक्शन की बात करें जो ज़रूरत होती है डेवलप करने की रिलेशनशिप लोगों के साथ, ग्रुप्स जो है वो एक्सलेंट तरीका है दोस्त बनाकर इस्टेब्लिश करने का रिलेशनशिप। अब है कम्युनिकेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि लोग जो है वो माइंड रीडर नहीं है, और वो जज करते हैं आपको आपके बिहेवियर से, आपकी इंटेंट से नहीं। और वर्ड जो है वो एक नैरो की तरह है, एरो की तरह नहीं, एरो की तरह एक ऐसे तीर की तरह है जो कि वापस नहीं आ सकते। और हम जो है वो एक्सचेंज नहीं करते आइडियाज़, हम एक्सचेंज करते हैं सिंबल जो कि आइडियाज़ के लिए यूज़ होते हैं। नाउ दी मेडिएटेड कम्युनिकेशन, अब ये जो कम्युनिकेशन होती है ये होती है जब दो लोग जो यूज़ करते हैं कुछ इंटरमीडिएट मीन्स, जो है दरमियान में कुछ मीन्स का यूज़ करते हैं, और वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं करते ये, तो इसी वजह से डायरेक्ट फीडबैक भी यहाँ पे नहीं होता, यानी कि कुछ मीन का दरमियान में यूज़ किया जा रहा है।
पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन जो होती है, इसमें क्या होता है कि एक स्पीकर और उसकी पूरी ऑडियंस बैठी होती है। ग्रुप जो है वो ऑडियंस को कहा जा रहा है, कोई एक शख्स है और जो अपनी ऑडियंस से खिताब कर रहा है वो एक तरह से। मास कम्युनिकेशन होती है, इसमें क्या होता है कि मैसेज भेजे जाते हैं लार्ज पब्लिक और डिसिमिलर एनोनिमस और डिस्टेंट ऑडियंस को यूज़ करते हुए, यानी कि बहुत बड़ी ऑडियंस तक मैसेज पे पहुंचाया जाता है। और वो ऑडियंस भी ज़ाहिर बात है सामने बैठी हुई नहीं होती, बल्कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दरमियान में जिनके ज़रिए किया जाता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है। और उसके बाद एक कम्युनिकेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है एक्सटेंसिवली जो है मैनेजरियल फंक्शन के अंदर, प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, डायरेक्टिंग के, कंट्रोलिंग की। और वर्चुअली तौर पर हर टास्क जो है वो यूज़ जो कि एक मैनेजर परफॉर्म करता है वो रिक्वायर करता है यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन, एक फॉर्म में या फिर दूसरे में। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, सो ये जो है नीचे की तरफ जाती है, यानी कि जो ऊपर के लेवल के लोग होते हैं वहाँ से नीचे के लेवल के लोगों तक जाती है, उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सो व्हाई इज़ दिस नीडेड? सो जब एम्प्लॉय रिसीव करते हैं अप्रोप्रिएट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से, सो वो ज़्यादा बेटर मोटिवेट और ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब मैनेजर उनको कोई गाइड करे तो वो ज़्यादा मोटिवेट भी होंगे और एफिशिएंट भी। और अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें जो कि ऊपर जाती है, नीचे के लेवल के जो लोग होते हैं सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक जाती है, ऊपर के लेवल के लोगों तक जाती है। और फिर लेटरल कम्युनिकेशन की बात करें, सो इसमें हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का, यानी कि कुछ इस तरीके से फ्लो होता है, ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। जहाँ पर सेम या सिमिलर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के लोग होते हैं एक दूसरे के साथ, या इसके अलावा डायगोनल फ्लो होता है, लोग जो है वो डिफरेंट लेवल पे तो होते हैं लेकिन उनके आपस में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं होता, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग आपस में मिल रहे हैं जो एक दूसरे के बॉस तो नहीं है, उनके लेवल्स अलग अलग है लेकिन वो एक दूसरे के बॉस नहीं होते। उसके बाद ये कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन है कम्युनिकेशन की वो या तो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, और रेशियो जो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल के दरमियान वो वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन तक। इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करें तो हर जो कम्युनिकेशन का मीडियम डिस्कस किया गया है अर्लियर डाउनवर्ड और लेटरल में कम्युनिकेशन सेक्शन में, उसको भी क्लासीफाई किया जाता है एज एन इंटरनल मीडियम। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात करें अब, क्योंकि ज़्यादा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो उनके क्लोज टाई है बहुत सी पब्लिक से, इनफैक्ट वो अक्सर जो है वो डिपेंड करते हैं पब्लिक के ऊपर इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो वो प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल उनके ऑपरेशन में। अब टाइप ऑफ मीडिया जो यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए एक्सटर्नली, उसमें लेटर है, रिपोर्ट है, स्टॉक होल्डर रिपोर्ट है, प्रपोजल है, स्टॉक होल्डर मीटिंग्स है, टेलीफोन कन्वर्सेशन है और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आ जाती है। बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करें एम्प्लॉयज़ के लिए तो स्पेसिफिक कम्युनिकेशन स्किल जो कि एक पर्सन को रिक्वायर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो वेरी करता है जॉब टू जॉब। और पोजीशन जो होते हैं एक सर्टेन डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन स्किल के वो भी। सो किस हद तक कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए ये डिपेंड करता है जॉब टू जॉब के ऊपर। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की हम बात करें, सो कॉन्फ्लिक्ट ज़ाहिर बात है एक नॉर्मल चीज़ है, होना इसका नॉर्मल है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना जो है ज़ाहिर बात है एक अहम चीज़ होती है। कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से आता है क्योंकि ज़ाहिर बात है जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोग हैं, उनके डिफरेंट और अपोजिंग गोल्स होते हैं, एक दूसरे से हट के गोल्स होते हैं, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ज़रिए रिजॉल्व किया जाता है इश्यूज़ को, चाहे इनफॉर्मल या फॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर, और जहाँ पर इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं। सो इफेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कॉन्फ्लिक्ट का, उसमें क्या है कि अच्छी कम्युनिकेशन होती है। सो अच्छी जितनी ज़ाहिर बात है कम्युनिकेशन होगी उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर किसी एक की बात को भी समझा नहीं जाएगा सही तरीके से या सुना नहीं जाएगा तो क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो सकेगा। कॉन्फ्लिक्ट को दबाया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी। मोटिवेशन की हम बात करते हैं तो प्रोसेस होता है सेटिस्फाई करने का इंटरनल नीड्स जो है एक्शन और बिहेवियर के ज़रिए, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ पर्सन जो है वो बॉर्न है या फिर उसके बगैर है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो कि बढ़ाई जा सकती है या डेवलप की जा सकती है वक्त के साथ। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें बिजनेस सेटअप के अंदर, आपको जो ज़रूरी होता है कि आप वर्क करें दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ और इसमें वर्क करें फ्रेंडली स्मूथ इन्वायरमेंट में ऐसे लोगों के साथ जो डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ उनका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनके एक्सपीरियंस डिफरेंट है, उनके बिलीव्स जो उनके अकायद है वो भी ज़ाहिर बात है डिफरेंट हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है। तो ज़ाहिर बात है ये हमेशा इतना आसान भी नहीं है क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल के करना आसान नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है करना चाहिए।
आना चाहिए। और पब्लिक रिलेशंस की हम बात करें तो अच्छे पब्लिक रिलेशन हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और उसके एम्प्लॉयज़ को कि वो अडाप्ट करें म्यूचुअली एक दूसरे के लिए। सो अक्सर जो है इसके लिए जो है ये जो एक टर्म है एज एन इंडिकेटर जो है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की और जो प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ है। सो अच्छे पब्लिक रिलेशन हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को भी और उनके एम्प्लॉयज़ को भी, ताकि वो म्यूचुअली अडॉप्ट करें एक दूसरे के लिए। सो जो बेनिफिट्स हैं कम्युनिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन को जो बेनिफिट होते हैं वो ये होते हैं कि एक तो पॉजिटिव इमेज बनता है, कॉस्ट के अंदर भी कमी आती है क्योंकि ख़राब जो कम्युनिकेशन है उसकी वजह से भी कॉस्ट के अंदर इजाफा हो जाता है। कस्टमर की बात नहीं सुनी गई, एम्प्लॉयज़ की बात नहीं सुनी गई, सही तरीके से समझा नहीं गया, अगर सुन ली भी गई समझा नहीं गया तो उसके नतीजे में गलत डिसीजंस आते हैं और उससे फिर कॉस्ट में भी इजाफा होता है। इम्प्रूव करना एम्प्लॉय मोराल, उसके लिए भी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सही तरह गाइड करना, अच्छी तरह गाइड करने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। पॉजिटिव इमेज की हम बात करें तो इमेज जो कि बाहर होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ये नेगेटिव हो सकती है अगर अच्छी तरह कम्युनिकेशन नहीं की जाती। इमेज ख़राब हो जाती है अगर अच्छी तरह कम्युनिकेशन ना की जाए ऑर्गेनाइजेशन की। कॉस्ट रिडक्शन की बात की जाए तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है कॉस्ट रिडक्शन के अंदर। एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेशन की जाती है, कस्टमर्स के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेशन की जाती है, उससे कॉस्ट के अंदर कमी आती है। एसेंशियल फॉर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ज़ाहिर बात है प्रेजेंटली उनका जो कंसर्न है वो क्या है कि वो इनेबल है इम्प्रूव करने में उनकी प्रोडक्टिविटी। सो कम्युनिकेशन के ज़रिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह गाइड किया जा सकता है, अच्छी तरह कम्युनिकेट किया जा सकता है कि कैसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। कम्युनिकेशन जो है वो सॉल्व करती है तमाम प्रॉब्लम, अब ये भी कहा जाता है। सो ये कोई दवा तो नहीं है तमाम प्रॉब्लम का, लेकिन अगर हम प्रॉपरली जो है वो स्किल है कम्युनिकेशन में, ये जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम्स जो है और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इसकी वजह से सॉल्व हो सकता है। कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन, सो कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक डाउन, जो आइडिया है कि कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन कर सकती है ये वाइडली एक्सेप्टेड है। जनरली लोग अज्यूम करते हैं कि कम्युनिकेशन ने जो है वो ब्रोकन डाउन किया है जब एक पर्सन फेल हो जाता है कि एक्यूरेटली इंटरप्रेट करे कम्युनिकेशन बिहेवियर दूसरे पर्सन का। और उसके बाद है मीनिंग्स आर इन वर्ड्स। और जो एक कॉमन मिस्टेक है वो ये कि हम जो है क्या करते हैं एज अ कम्युनिकेटर अज्यूम करते हैं कि जो मीनिंग हम अटैच करते हैं वर्ड को वो तमाम लोगों के लिए है, यानी कि जो एक वर्ड का मतलब हमारे लिए है वही दूसरे के लिए। ये एक बहुत बड़ी गलती है हमारी। जो मीनिंग होते हैं वर्ड्स के साथ वो डिपेंड करते हैं बैकग्राउंड के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर, लोगों के बैकग्राउंड और उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, कि हर वर्ड की डिफरेंट मीनिंग होती है उनके बैकग्राउंड के मुताबिक। और लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग में क्या होता है कि साउंड्स को परसीव किया जाता है स्पीकर की तरफ से, उसको मीनिंग दी जाती है, डिज़ाइन किया जाता है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, और उसमें क्या होता है कि याद रखा जाता है कि जो कुछ स्पीकर ने कहा है। प्रोसेस ऑफ लिसनिंग में क्या है कि रिसीव या हेयर किया जाता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है लिसनिंग प्रोसेस में सुनना जाता है, जो कि ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है और स्टिमुलाई को रिसीव करने का। फिल्टरिंग होता है प्रोसेस जिसमें सिंबल दिए जाते हैं, सिंबल मीनिंग्स दिए जाते हैं यूनिक कंटेंट्स के ज़रिए। अंडरस्टैंडिंग होती है ये, यहाँ पर जो है वो आप लर्न करते हैं कि स्पीकर का क्या मतलब। रिमेंबर होता है कि आप जो आप रिसीव करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं उसको रखें, रिटेन करें। इवेल्यूएट के अंदर क्या होता है कि जज किया जाता है मैसेज को किसी दूसरे तरीके से। रिस्पॉन्ड के अंदर क्या होता है कि आप जो रिस्पॉन्स देते हैं जब स्पीकर बोल रहा है और रिस्पॉन्स जब स्पीकर ने बोलना ख़त्म कर दिया है। लेवल ऑफ लिसनिंग की भी लेवल्स हैं, जैसे कि एक्टिव लिसनिंग होती है, स्पेशल काइंड होती है, इसमें क्या होता है कि वापस भेजा जाता है, सेंड बैक किया जाता है स्पीकर को जो आप वाट यू एज अ लिसनर, जो आप एज अ लिसनर आपने सोचा है कि स्पीकर का मतलब है, कंटेंट के अंदर भी फीलिंग के अंदर भी। प्रोस्पेक्टिव लिसनिंग होती है, लिसनर जो है वो हो सकता है लिसन ना करें कि स्पीकर को, क्योंकि उन्होंने लर्न किया है कि ट्यून आउट करें सर्टेन काइंड ऑफ स्टिमुलाई। सो लिसनर जो है वो बन जाते हैं स्पीकर और स्पीकर बन जाते हैं लिसनर और सीक्वेंस जो है वो जारी रहता है।
पार्शियल लिसनिंग की बात करें तो ये जो है लाजमी तौर पे कंप्लीट प्रोसेस होना चाहिए, जहाँ पर तमाम कम्युनिकेटिव स्टिमुलाई ट्रांसमिट होते हैं स्पीकर के ज़रिए, वो एक्नॉलेज होते हैं और इवेल्यूएट होते हैं। प्रेफरेंशियल लिसनिंग की बात करें तो ये जो डायरेक्टली इफेक्ट होती है पर्सन के बिलीफ से, इंटरेस्ट से, इमोशन से, ये जो है प्रेफरेंशियल लिसनिंग है। टाइप ऑफ लिसनिंग की बात करें तो इसमें क्रिटिकल लिसनिंग जो है वो आ जाती है। ये यूजुअली तौर पे ज़रूरी होती है जब हम सस्पेक्ट करते हैं कि हम जो है वो लिसनिंग कर रहे हैं एक बायस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ऐसी सोर्स जहाँ पे तरफदारी की जा रही है। और एम्पैथिक लिसनिंग की हम बात करें तो जैसे कि इसकी ये टर्म बताती है, इसमें लिसनर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है एम्पैथी जो है स्पीकर के लिए, वो अपने आप को खुद स्पीकर की जगह पर रख के सोचते हैं। और इसको कुछ इस तरह भी डिस्क्राइब किया जा सकता है कि लिसनिंग बिटवीन द लाइंस। इम्प्रूविंग योर लिसनिंग स्किल्स, अब इम्प्रूव करना जो है लिसनिंग स्किल्स को, जाहिर बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सक्सेस जो है हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ की डिपेंड करती है कि कितना बेहतर हम लिसन करते हैं, अच्छी तरह से हम सुनते हैं। सो स्टडी शो करती है कि हम स्पेंड करते हैं 80% हमारा जो वॉकिंग आवर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, और एटलीस्ट 45% जो है ऑफ दैट टाइम लिसनिंग। सो टिप्स जो अच्छा लिसनर बनाने के लिए हैं, सो डोंट टॉक लिसन है, यानी कि स्टडी ये शो करती है कि जॉब एप्लीकेंट लाइकली मुमकिन तौर पे वो उनका फेवरेबल इम्प्रेशन होता है वो करते हैं और जॉब ऑफ़र हासिल करते हैं जब वो इंटरव्यूअर को ज़्यादा बोलने देते हैं। ये एक बड़ी अहम चीज़ है, जब वो इंटरव्यूअर को ज़्यादा बोलने दे रहे हैं तब। और उसके बाद ये कि कीप एन ओपन माइंड, तो सिर्फ लिसन ना किया जाए स्टेटमेंट को जो कि बैकअप करे आपके अपने आइडियाज़ को, सपोर्ट करें बिलीफ को, इनके ओपन माइंड रहें, सिर्फ ऐसी ही चीज़ों को ना सुने जो सिर्फ आपकी ही व्यू के मुताबिक हो, इसको हम ओपन माइंड कहेंगे। मतलब बाकी चीज़ों को भी ज़ाहिर बात है सुने। और डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, अगर आप स्पीक करते हैं तो आस्क करें क्वेश्चंस, और गोल क्या है कि स्पेसिफिक और बेटर रिफाइंड इन्फॉर्मेशन मिल सके, जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक हो सके। जनरल ना हो बल्कि स्पेसिफिक हो, क्लियर हो, वेग ना हो, एम्बिग्यूटी ना हो। और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें इन्वायरमेंट से या फिर स्पीकर की अपीयरेंस से, स्पीकर का जो भी हुलिया है उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। उसका एक्सेंट से, अगर उसका एक्सेंट कोई अलग है, कोई भी ज़बान वो बोले, उर्दू बोल रहा है तो भी अगर उसका एक्सेंट अलग है, या इंग्लिश बोले तब भी उसका अगर एक्सेंट अलग है, या फिर उसके जो मैनर्स हैं या फिर जो वर्ड का इस्तेमाल है, इन तमाम चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन ना हो। और एडवांटेज ले अपने ब्रेन पावर का, ऑन दी एवरेज जो है आप जो है 4 टाइम जो है वो फास्टर सोच सकते हैं देन द लिसनर कैन टॉक। सो जब आप लिसनिंग कर रहे हैं इस ब्रेन पावर का इस्तेमाल करें इवेल्यूएट करने के लिए जो कुछ कहा जाए, और समराइज़ करें सेंट्रल आइडियाज़ को अपने माइंड में कि उसका एक तरह से जो खुलासा है वो क्या है, या मरकज़ी ख्याल जिसको हम कहते हैं। प्रोवाइड फीडबैक, सो आई कांटेक्ट रखें स्पीकर के साथ जब बात करें तो आई कांटेक्ट के साथ। एंड फाइट ऑफ डिस्ट्रैक्शन से जो है वो मुकाबला करें। जब आप बोल रहे हैं नेगोशिएट करें, कोशिश करें एक सिचुएशन की जिसमें आप सोच सकें क्लियरली और इंटरप्शन से बच सकें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, नॉन वर्बल होता है, और ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है नॉन लिंग्विस्टिक मीन्स के ज़रिए। इसके अंदर वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता, तो जाहिर बात है ज़बान का यूज़ भी नहीं किया जाएगा। अपीयरेंस इसके अंदर आ जाती है कि कोई शख्स किस तरह दिखता है वो इसमें आ जाती है। फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे जो फेस का एक्सप्रेशन होता है उससे भी बहुत कुछ पता चल जाता है। इसके अंदर आई ब्राउज, फोरहेड, माउथ, चिन वगैरह ये सब तमाम चीज़ें आ जाती हैं। आई कांटेक्ट आ जाता है, आई कांटेक्ट से भी लोग अंदाज़ा कर लेते हैं काफ़ी हद तक कि कौन एक शख्स क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं। और जेस्चर्स जो होते हैं, इशारे जो करते हैं लोग, उनसे भी ज़ाहिर बात है मीनिंग जो है उनके अंदर ऐड होते हैं। और टचिंग जो है, दूसरे को हम जिस तरह टच करते हैं उससे भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जिस तरीके से हैंड शेक करते हैं या फिर लोगों के पीछे जो है वो हाथ रखते हैं, तो इस तरह से भी जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है। इसके अलावा जो है वो हक करना या किस करना, ये तमाम चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा पोस्चर जो है, जो बॉडी पोस्चर है, ये भी इसके ज़रिए भी जो है वो कम्युनिकेट किया जा रहा होता है।
और वॉइस की हम बात करेंगे तो जो मीनिंग ऑफ वर्ड है उसका उसका भी असर बदल जाता है। जब इंटोनेशन जो होती है उसमें फ़र्क पड़ता है। एक शख्स जब वो स्लो स्लो बोल रहा है और एक शख्स जब वो फास्ट बोल रहा है और एक लाउड बोल रहा है, चिल्ला के बोल रहा है, तो इससे भी फ़र्क पड़ जाता है। सेम वर्ड्स लेकिन बोलने के स्टाइल से फ़र्क पड़ गया कि उसका क्या मतलब है। और साइलेंस, कभी कभी लोग साइलेंस रह के भी मैसेज दे देते हैं कि हमारा मतलब क्या है। टाइम, टाइम पे आना ना आना, इससे भी है। एक शख्स जिसको आप अहमियत नहीं देते वहाँ लेट पहुँचते हैं, ऐसा भी होता है। या कभी कभी इंसान वैसे भी लेट हो जाता है अपनी लापरवाही की वजह से भी। ये भी पता चल जाता है कि कौन शख्स कितना लापरवाह है अगर वो टाइम पे ना पहुँचे। और इसके अलावा स्पेस, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो कितना स्पेस होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कल्चर के ऊपर, डिफरेंट कल्चर के ऊपर। आप स्पेस जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, ना तो बहुत क्लोज हो जिससे बात कर रहे हैं उसके बिल्कुल करीब भी ना हो, ना बिल्कुल ही दूर हो। तो एक जो है वो जो भी आइडियल स्पेस बनता है कल्चर के हिसाब से, और जो शख्स है सामने वाला उसके हिसाब से, जितना भी आइडियल स्पेस है उसको देखना होता है कि कौन किस सिचुएशन के हिसाब से कितना स्पेस बेटर है। अब कुछ बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के अंदर, कई सारे बैरियर्स आते हैं, रुकावटें होती हैं। ओवर कम्युनिकेशन होती है, ओवर हो जाना कम्युनिकेशन का, ये भी बैरियर है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन होना, कॉन्फ्लिक्ट करने वाली इन्फॉर्मेशन का। और लैंग्वेज डिफरेंस होना, ये एक बहुत अहम चीज़ है। जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं या बात करना चाहते हैं, जो हमारा लिसनर है जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको वो लैंग्वेज नहीं आती, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो बैरियर है वो हो जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, अगर दोनों के रिसीवर और सेंडर के जो इंटरेस्ट और एटीट्यूड है वो दोनों डिफरेंट हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। अब अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ कम्युनिकेट करें जो उसके मफादात अलग हैं और एटीट्यूड उसका अलग है, तो बहुत डिफरेंट मुश्किल हो जाता है उससे कम्युनिकेट करना, और उसको फिर एग्री करना खास तौर पे वो और मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा टेंडेंसी टू इवेल्यूएट, यानी कि इवेल्यूशन करना, एग्जामिन करना। सो लिसनिंग जो की जाती है प्राइमरीली जो है पर्पस होता है इवेल्यूएट करना, जो स्पोकन मटेरियल है उसको एग्जामिन करना। सो इवेल्यूएट करना स्पोकन मटेरियल या फिर जो टेंडेंसी है सिमिलर नेचर की, ये जो है करेगी काफ़ी हद तक जो है अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट मैसेज के। इसके अलावा बैडली एक्सप्रेस मैसेज जो होते हैं, यानी कि जो इम्प्रॉपर फॉर्मुलेशन होना और प्रेजेंटेशन होना मैसेज को जो है वो इम्प्रॉपर तौर पर पेश किया गया है, सही तरह से अच्छी तरह से नहीं पेश किया जा रहा, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। इसके अलावा लॉस इन ट्रांसमिशन होना, जब स्पीक किया जा रहा है या फिर डिलीवर किया जा रहा है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो जो पार्ट है मैसेज का वो लॉस हो गया है, किसी वजह से मिस हो जाता है, गुम हो जाता है। अब जैसे फ़ोन पे कॉल कर बात कर रहे हैं और अचानक से जो है वो सिग्नल की वजह से आवाज़ नहीं आती साफ, और जो इम्पोर्टेंट बात की गई है वो मिस हो जाती है, तो ये भी इसी के अंदर आया था, लॉस इन ट्रांसमिशन के अंदर आ जाता है। पुअर रिटेंशन का होना, ये जो है पुअर रिटेंशन या तो सेंडर की तरफ भी हो सकती है और रिसीवर की तरफ भी हो सकती है, और उससे भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और इन अटेंटिव लिसनिंग का होना, सो पार्शियल या मार्जिनल लिसनिंग जो है डिस्टॉर्ट कर सकती है इंटेंट जो है मैसेज की, और रिसीवर जो है वो पे कर सकता है हीड पार्शली जो है वो स्पोकन मटेरियल को, पार्शली जो उसकी थॉट प्रोसेस है। और डिफरिंग स्टेटस, हाँ, अब जो स्टेटस में डिफरेंस है लोगों का, ये भी जाहिर बात है मुश्किल कर देता है कई जगहों पर कम्युनिकेट करना। जब लो लेवल के लोग आपस में लो लेवल के लोग जो हाई लेवल के लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कम्युनिकेट करना। अब अगर हाई लेवल का जो पर्सन है वो समझता है कि मतलब वो नहीं चाहता सुनना लो लेवल के लोगों को, तो फिर ऐसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता है कम्युनिकेट करना। और प्रीजुडिस है, ये जो है सीरियसली तौर पे ये क्या होता है, इससे रुकता है जो ट्रांसमिशन है, मतलब प्रॉब्लम आती है ट्रांसमिशन में आइडियाज़ के। और अनरीजनेबल बाइस जो होती है वो रिजेक्ट करती है आइडियाज़ को बगैर कंसिडरेशन के भी। जो भी बाइसनेस से तरफदारी है वो फिर आइडियाज़ को रिजेक्ट कर देती है बगैर उसको सोचे हुए भी, इवन के सोचे बगैर भी, कि ये सही भी हो सकता है, किस हद तक अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता तब भी। सो आई एटीट्यूड का होना, बहुत ज़्यादा आई एटीट्यूड का होना, इससे आई सिंड्रोम है, यानी कि मैं लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें मैं करने की आदत होती है कि मैं जो हूँ वही सही हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। उसके अलावा रेजिस्टेंस टू चेंज, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि
मुखालफत करते हैं चेंज के, वो कुछ तब्दीली लाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। सो चेंज तो ज़ाहिर बात है प्रोसेस है लाइफ का, ज़िंदगी के अंदर चेंज जो है वो आता रहता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है ज़िंदगी में एक सी रहती है। इंसान की बॉडी एक सी नहीं रहती, एज उसकी चेंज होती रहती है। इस तरह हर चीज़ उसकी ज़िंदगी के अंदर वक्त के साथ चेंज होती रहती है। वक्त भी ज़ाहिर बात है एक साथ नहीं रहता। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि मुखालफत करते हैं चेंज की, और ये भी जो है एक बहुत बड़ा जो है वो बैरियर है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।